बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू F6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम। दिस इज़ अ लेक्चर फॉर फर्स्ट ईयर। Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Today's contents are resolution of a vector, addition of vectors by rectangular components, and scalar product. Now moving on to the addition of vectors by rectangular components. Consider there are two vectors. सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगा, ठीक है। अब उन दो वेक्टर्स में आप देखो कि ये जो वेक्टर ए बना हुआ है ये एंगल θ1 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हम हमेशा बेसिक केस कंसिडर करेंगे जिसमें एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये हमारे पास एक और वेक्टर है बी और ये एंगल बना रहा है θ2, वो भी एक्स एक्सिस के साथ। अब आपने दो काम करने हैं। एक तो ये कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती ही हेड टू टेल रूल से है। और उसके बाद आपने इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो आपको बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला काम भी करना है और एडिशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक भी समझना है। तो इसका मतलब है दो टॉपिक्स इसमें सम अप होंगे। अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों वेक्टर्स को अब मैं इस फिगर के अंदर विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल ज्वाइन कर रही हूँ। क्या है हेड टू टेल रूल कि जब मेरे पास पहला वेक्टर ए है जो कि एंगल θ1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसके हेड से दूसरा वेक्टर ज्वाइन करें। ये रहा दूसरा वेक्टर बी, मगर उसका एंगल वैसे ही रहेगा। सो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर एंगल θ2 बनाया, उस पर हमने वेक्टर बी को ज्वाइन कर दिया। अब वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी की टेल जुड़ी हुई है, इसका मतलब है ये हेड टू टेल रूल तो बन गया। अब रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा जिसकी टेल ए वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो और जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी करनी है। अब देखो आप, जिस तरह से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है तो इसी तरह यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जो कि एरो क्या करता है, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट बताता है। सो अगर मैं इस वेक्टर ए को रिजॉल्व कर रही हूँ तो वेक्टर ए रिजॉल्व होगा इन टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज ए ऑफ एक्स का मतलब है इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो वर्टिकल साइड आपको नजर आ रही है इसी के पैरेलल ये साइड भी नजर आ रही है। ये साइड कहाँ से आई, जब हम इस वेक्टर बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस तक। सो ये जो छोटी सी साइड आपको नजर आ रही है ये ए ऑफ वाई इसके पैरेलल हो जाएगी। सो ए ऑफ वाई का मतलब है इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। अब क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो दूसरा वेक्टर बी भी सेम तरीके से रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व का मतलब अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। अब ये जो वेक्टर बी है इसको अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। बी ऑफ एक्स का मतलब है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। सो इतनी लाइन जो नज़र आ रही है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को चेक करूं तो ये क्या कहलाएगा, इस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। सो इसको हम बी ऑफ वाई कहेंगे। अच्छा, अब आप देखो इस लाइन पर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के ऊपर भी दो वेक्टर से कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई। सो ये क्या होगा, बेसिकली इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ वाई, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली एक वेक्टर है ए ऑफ एक्स, एक वेक्टर है बी ऑफ एक्स, दोनों लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। सो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर ऑफ एक्स। सो सबसे पहले इस तरह की टॉपिक के अंदर आपको इस फिगर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।
Now basically this is the analytical method for addition of vectors. Analytical method का मैंने क्या definition बताई थी, जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो हमें एग्जैक्टली वही आंसर देता है जो कि बेसिकली आपको ग्राफिकल मेथड दे रहा होता है. दिस मेथड इज मोर mathematical in nature rather than the geometrical. The answer obtained is same as well as it is accurate as well. Again considering this the two figures. Now as I have told you and I have explained this figure a lot, now move on to their resultant vector r. We have to calculate its components of this resultant vector r, means rx and ry. Okay, now as you know that for this r of x, I have told you in the previous slides that this r of x is basically equal to the addition of a of x plus b of x, as these both components are lying on this x-axis. So r of x is equals to a of x plus b of x, and r of y is equals to a of y plus b of y, because from this figure you can see that this r of y is equal to the addition of two components that are lying on this y-axis, that are a of y and b of y. Now how can we find out the magnitude? Again by putting the same formula, that r is equals to under root r of x square plus r of y square. Now for angle theta means to find out the direction. एंगल थीटा कहाँ बनेगा, ज़रा आप देखोगे कि ये जो r वाला वेक्टर है ना, यहाँ से लेकर नीचे x एक्सिस की लाइन तक एक एंगल थीटा बनेगा. वो एंगल थीटा इस r वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ये थीटा 1 वेक्टर a की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, थीटा 2 वेक्टर b की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो खाली एंगल थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर. सो वो किसके बराबर होगा, थीटा इक्वल होगा आर वाई अपॉन आर एक्स के. सो टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स. ओके, नाउ फॉर दीज क्वाड्रेंट्स. इन क्वाड्रेंट्स को समझना भी बड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम ये कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं. हम ये पहले अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं जब हम इनिशियली फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे. अगर आप यहाँ देखो, इसको क्वाड्रेंट 1 कहा जाता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, और एंगल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 90 तक. इस साइड पर आ जाए, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट. इसमें आपको पता है कि ये वाली जो साइड है इसको कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस, मगर ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ही है. सो इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा. इसलिए ये यहाँ पर एंगल्स होंगे 90 डिग्री से 180 डिग्री तक. अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और ये वाई एक्सिस भी नेगेटिव है. सो एंगल्स होंगे 180 से 270 तक. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं तो अब आप देखोगे बेसिकली हम इस लाइन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन है, मगर वाई एक्सिस की लाइन यही वाली है जो कि नेगेटिव है. यहाँ पर एंगल होंगे 270 से 360 तक. सो आपको बेसिकली इस तरह मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी हम पॉजिटिव एंगल्स कंसिडर करेंगे. अब हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, इसका कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. अगर वो जिस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन बता सकते हैं. और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस आर एक्स और आर वाई के साइन से. वो साइन जो यहाँ पर लिखे हुए माइनस प्लस वाले. ठीक है, टू डिटरमिन एंगल थीटा हम ये कुछ फॉर्मूलाज अडॉप्ट करेंगे. अच्छा जी, सो अब आप देखेंगे, अगर फर्स्ट रूल आ रहा है, अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव होंगे देन एंगल थीटा इज सेम एज एंगल फाई. एंगल फाई का मतलब है, अब हम वो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं जो
इस जगह पर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता है मुझे कि आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हैं? तो ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है। फॉर्मूला क्या बनेगा जी, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड के अंदर इस वाले में आर एक्स अगर नेगेटिव हो, आर वाई पॉजिटिव हो, तो फिर ये जो एंगल थीटा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, वो लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बना, 180 माइनस 5। 180 का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एंगल आपके पास 180 तक था, इसमें से 5 माइनस कर दें। 5 का मतलब क्या है, ये वो टेम्परेरी एंगल हम लोग इस वक्त ले रहे हैं, जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। ये एंगल हम यहाँ ले रहे हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, ठीक है। इस 5 का फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी जाएगी आर वाई और आर एक्स की, आप वो पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स लेंगे, आंसर आ जाएगा। वो आंसर होगा इस 5 का, उसको 180 से माइनस करेंगे तो आपके पास ये थीटा आ जाएगा, और ये थीटा बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आर एक्स भी नेगेटिव हो, आर वाई भी नेगेटिव हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, आर एक्स आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 180 प्लस 5, यानी कि आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ तक आए तो 180 तो हो गया, प्लस वो एंगल जो कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, उसमें उतना एंगल प्लस कर दें। फोर्थ वाला, अगर आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई नेगेटिव हो, तब आपका जो वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला होगा 360 माइनस 5। अगेन 5 की जगह पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स वाला। सो 360 में से आप वो एंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग एंगल जो रहेगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। इसकी एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, तो फिर आपका कौन सा एंगल बनता होगा। अगर आप याद करो तो आर एक्स नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। सो फॉर्मूला वो लगाएंगे जो सेकेंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूला के लिए हमने यूज़ किया, 180 माइनस 5, टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, आर वाई की और आर एक्स की, मगर ये ख्याल रखें कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम इन रेशोज के साथ नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए है। सो आपने इसको माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया 107 डिग्री, जो हमें बता रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। Another interesting topic is product of vectors। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज, when a vector is multiplied by another vector, two different results are obtained depending upon the physical nature of the vectors। जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो दो आंसर्स आपके पास आते हैं। पहले का नाम होता है जी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। What is the definition of scalar product? If the product of two vectors result into a scalar quantity। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें मगर आंसर हमारे पास स्केलर आए, स्केलर का मतलब जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इस तरह की डेफिनेशन को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल्स जैसे वर्क है, वर्क का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली पावर, पावर हम सिर्फ एक्सर्ट करते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन है फोर्स और वेलोसिटी का। सो इस तरह की जो आपके पास क्वांटिटीज़ आती हैं इनको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लें, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि प्रोडक्ट आपने दो वेक्टर्स की लेनी है मगर आंसर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आए, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन भी हो। सो टॉर्क एक एग्जांपल है इसकी, जिसको फोर्स इनटू मोमेंट आर्म से हम पढ़ते हैं, और ये दोनों वेक्टर्स हैं और इसका टॉर्क की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ फॉर स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज द फिगर
that if I am considering this vector A and this is vector B, and now I want to multiply these two vectors, then the answer must be a scalar quantity. Then this is known as a scalar product. It is represented by putting a dot between two vectors A dot B, so that is why it is also known as dot product. By definition, we can multiply these two vectors by the process of projection. हमने मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर A और B को ग्राफिकली, तो उसके लिए मैं एक तरीका इस्तेमाल करूंगी, उसे कहा जाता है प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन के बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब ये भी होता है प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ा देना। एक मतलब ये होता है लाइट को प्रोजेक्ट करना। अगर मैं इस जगह पर लाइट फॉल करना शुरू करूं तो बेसिकली इस वेक्टर का एक शेडो बनेगा मेरे पास इस वेक्टर के ऊपर, यानी कि वेक्टर बी का शेडो बनेगा वेक्टर ए पर। उस चीज को कहा जाता है प्रोजेक्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि इस वेक्टर बी को प्रोड्यूस करें वेक्टर ए तक। अगर आप इसको वेक्टर ए तक प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली आप इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए तक। इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब देखो आप, ये एंगल इस वक्त क्लॉकवाइज मूव कर रहा है क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ इसको बी से लेकर ए की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेक्टर बी का ये एरिया इतना जो बना हुआ है इसको कहलाएगा ये बी कॉस थीटा। बेसिकली ये उसका मैग्नीट्यूड बन गया। अब जरा देखें डेफिनेशन क्या कह रही है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर ए, ये वाला जो ए है इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो बी है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। सो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आपने वेक्टर बी को ए की तरफ प्रोड्यूस किया है। सिमिलरली दूसरी तरफ भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ बी डॉट ए, यानी कि अब मैं वेक्टर बी और ए को मल्टीप्लाई करूंगी, तब मैं क्या करूंगी, इस वेक्टर ए को इस तरह प्रोड्यूस करूंगी टूवर्ड्स ए। प्रोड्यूस का मतलब है आगे मूव करवाना। ठीक है, वेक्टर ए से इस तरह मैं वेक्टर बी की तरफ एक लाइन लगाऊंगी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा बी की तरफ। जब ये बात होगी तब मैं कहूंगी दिस इज वेक्टर बी और ये बी उसका मैग्नीट्यूड है। जबकि ये जो डॉट ए नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने वेक्टर ए को प्रोड्यूस किया है वेक्टर बी की तरफ बिल्कुल इसी फिगर की तरह, तब वो बन जाएगा एक कंपोनेंट ऑफ ए। कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। सो ये होगा जी ए कॉस थीटा, जो कि बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर आप देखो इस पहले वाले इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। यानी कि ये वाली साइड ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, इसका मतलब है मैं ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर लिख सकती हूँ। और जब हम ए डॉट बी को इक्वल करते हैं बी डॉट ए के, इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम था, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज प्रूव। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वैलिड होती है, उसका रिजल्ट ट्रू आता है। सो स्केलर प्रोडक्ट से हमने क्या समझा कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है वेक्टर्स की जिसमें दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मगर उसका आंसर आपके पास स्केलर आता है। जैसे इस साइड पर मेरे पास स्केलर्स आ रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट also known as cross product. So for vector product, first of all we have to take a look of this figure. There are two vectors A and vector B and they are making some angle theta with each other, but keeping in view that these two vectors are basically perpendicular to each other. Okay, they must have the angle of perpendicular with each other to perform the phenomena of vector product. So if A and B are perpendicular to each other and whenever we are multiplying A multiplied by B or we are taking the vector product,
the answer will be an other vector, because what we have studied in the previous lecture, that vector product means when two vectors are multiplied and their result will also be a vector quantity, then it is known as a vector product. So if their result is also a vector quantity, so the vector must have a magnitude as well as a specific direction. So अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक वेक्टर A और B है और इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, बेसिकली परपेंडिकुलर हैं, तो फिर जो तीसरा वेक्टर बनता है वो भी 90 डिग्री के एंगल पर होगा। मगर क्योंकि ये फिगर, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ प्लेन, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल पे बनी हुई है। तो जब मैं 2 डायमेंशनल के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर्स बन गए, ए बी और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब मैं इस तरह की फिगर को बनाने की कोशिश करूँगी तो मैं हमेशा उनमें से 2 वेक्टर्स को ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पे दिखा सकती हूँ, थर्ड वेक्टर को हम परपेंडिकुलर पे नहीं दिखा सकते। सो आपको देखने में ये लग रहा है कि ए और बी के दरमियान में कोई और एंगल है, मगर ये 90 डिग्री नहीं लग रहा, लेकिन इन रियल सेंस बेसिकली ए बी और ये वेक्टर ए क्रॉस बी वाला, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पर होंगे, ठीक है। सो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर बन गया ए और बी की मल्टीप्लिकेशन से, इसका यूनिट वेक्टर n हैट कहलाता है। नाउ व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, विच इज यूज्ड टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो उस तरह के वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। सो ये जो एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अच्छा जी, सो क्रॉस अगर हम लगा रहे होंगे दो चीज़ों के दरमियान में, दो वेक्टर्स के दरमियान में, इसका मतलब है हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तभी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी कि मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसके मल्टीप्लाई करने से मुझे एक और वेक्टर मिल रहा है जिसको मैं ए क्रॉस बी कहूँगी, और मैंने ये बात आपको बता दी कि ए और बी बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सिमिलरली जो उनका प्रोडक्ट बना ए क्रॉस बी वेक्टर, जो एक नया वेक्टर है, ये वेक्टर भी इनके परपेंडिकुलर पर मौजूद है। तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया, इंटू बी साइन थीटा। अब साइन थीटा वाला कंपोनेंट कहाँ आता है? जब भी हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बेसिकली इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बी का कंपोनेंट बनेगा, दैट इज बी साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसलिए बी साइन थीटा है, बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू एन हैट। अब जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे हमेशा इसके साथ मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया हमने, एन हैट आएगा यूनिट वेक्टर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और जब हमने एंगल थीटा को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करवाया, यानी कि ए से बी की तरफ, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा मूव करेगा, इसका मतलब मैं पॉजिटिव एंगल ले रही हूँ, ठीक है। ये इस एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे आपको एक और एरो भी बना नजर आ रहा है, इस एरो को अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सिमिलरली बी क्रॉस ए is equal to b magnitude into a sin theta into minus n हैट। ये हैट का मतलब है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस का मतलब क्या है कि अब एंगल थीटा की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब वो कैसे होगी, इसको अगेन फिगर में देखें। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेक्टर b को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ वेक्टर a से। इसका मतलब है अब जो मेरा एंगल थीटा है वो किस तरह रोटेट करेगा, b से a की तरफ। अगर वो b से a की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा नेगेटिव कंसिडर की जाती है। सो जब ये बात होगी तो हम कहेंगे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड तो b ही है, लेकिन जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, अब क्योंकि b के सामने जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेक्टर a का, दैट इज साइन ऑफ थीटा, और माइनस का मतलब क्यों
क्योंकि हमने कहा कि एंगल की रोटेशन, थीटा की रोटेशन डाउन साइड पर है, इसलिए अब जो एक नया वेक्टर बनेगा वो अपवर्ड साइड पर नहीं बनेगा बल्कि एक डाउनवर्ड साइड पर बनेगा। ये होगा b क्रॉस a, जो कि इक्वल होगा माइनस a क्रॉस b के। अब कैसे इक्वल होगा इस चीज़ को मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। सो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इन दोनों में डिफरेंस कर रहा है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। सो ये हमें क्या चीज़ पता चल रही है, क्या मेरे पास a मल्टीप्लाई बाई b का आंसर b मल्टीप्लाई a है? नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ रहा है। इसका ये मतलब होगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ये नॉन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि ये एंटी कम्यूटेटिव होती है। सिंपल वर्ड्स में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव नहीं करता। फर्दर आप इसी इक्वेशन को समझना चाह रहे थे ए बी साइन ऑफ थीटा को, तो मैं बता रही हूँ कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ये ए, इसको कहेंगे जी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। जैसे ये ए वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बना होगा दैट इज बी वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एन हैट यूनिट वेक्टर। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वेक्टर जो a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है वो यहाँ पर ही बनेगा अपवर्ड साइड में, और जो वेक्टर b को a से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है वो नीचे ही बनेगा। तो उसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। कैसे थंब रूल इस्तेमाल करेंगे, जैसे इस फिगर में बना हुआ है कि आप उस वेक्टर को होल्ड करेंगे। जब आप एक वेक्टर को होल्ड करते हो इस तरह के आपका जो थंब है वो बताएगा उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद बनने वाले वेक्टर के बारे में, और जो कर्ल है फिंगर्स का कर्ल, जो फिंगर्स हमारी रोटेट कर रही हैं वो रोटेट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। या सिंपल वर्ड्स में आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मैं एंगल थीटा की रोटेशन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेती हूँ यानी कि ए से बी की तरफ, तो आप देखोगे बेसिकली मेरा थंब बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इस पेज से बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर बाहर की तरफ कोई चीज़ पॉइंट आउट करेगी यानी कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, तो हम उसको जब फिगर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, पेपर पे प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो हम उसको अपवर्ड ड्रॉ करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं एंगल रोटेशन को बी से ए की तरफ लेकर जा रही हूँ यानी कि बी क्रॉस ए ले रही हूँ, तो अब मैं अपने फिंगर्स के कर्ल को बी क्रॉस ए की तरह मूव करूँगी, तो अब जो मेरा एंगल बनेगा वो इनटू द प्लेन बनेगा, यानी कि मेरा थंब की पोजीशन इनटू द प्लेन होगी। तो फिर जो वेक्टर बनेगा वो हम नीचे ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड पोजीशन में, तभी हम इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस वेक्टर प्रोडक्ट की जो आपको मैं बता रही थी बात 90 डिग्री वाली, वो अब यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और अब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनका पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देख रही हूँ। तो वेक्टर ए का पैरेललोग्राम ये वेक्टर ए बन जाएगा, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए वेक्टर बी के ऑपोजिट साइड पर ये भी वेक्टर बी बन जाएगा। सो अब जो आपके पास एंगल बनेगा यहाँ एंगल थीटा, ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये एरिया ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये जो मैग्नीट्यूड हमें नजर आता है ए बी साइन थीटा का, इट गिव्स द एरिया ऑफ द प्लेन डिटरमिन्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगी वेक्टर प्रोडक्ट की, जैसे टॉर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर्म। एंगुलर मोमेंटम एक न्यू टर्म है जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, दैट इज आर क्रॉस पी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।